गली बॉय ने मतलब समझ जाओ एक तरह से मेरा हाइप ले लिया पूरा। तो हम लोग का लॉ है कि रिलीजन में एक लॉ है जो ऐसे टाइप के इनकम को अलाउ नहीं करता, यानी आर्टिस्ट्री अगर है तो वो प्रिंट में रहे, समझ रहे हो, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, हर चीज पे एक एक लॉ है। तो मैं घर वालों को बोला, ब्रो तुम लोगों को पता नहीं मैं कितना बड़ा काम कर रहा हूँ और कितना नेक काम कर रहा हूँ। गली बॉय के बाद जो कैपिटलाइज करना चाहिए था ना मुझे, वो मैंने जानबूझ के नहीं करा। जब गली बॉय के बाद मेरा एक डायरेक्शन मैंने पकड़ा था तो मैं बैंड्रा में रहने लगा था, मेरे पास मर्सिडीज कार थी और मैं मतलब बहुत ऊपर चले गया था लाइफ में और बहुत पॉजिटिव हो गया था। लेकिन मैं वहां से वापस आया, मैंने बैंड्रा की लाइफ छोड़ी, मैंने मर्सिडीज छोड़ी, हर चीज छोड़ी और वापस बम्बई 70 आया, मेरे हुड में मैं वापस आया। ये बीट चेंज का क्या है? आई डोंट नो इफ वी हैव टाइम, बट ये बीट चेंज का कैसा? बहुत जल्द तुमको पता चलेगा। ओहो बीट चेंज। नाइस। नेजी से नावेद पे स्विच करते रहता हूँ, नेजी नावेद, नेजी नावेद, नेजी नावेद स्विच करते रहता हूँ। कहीं मैं आईबा हूँ, कहीं मैं बाऊ, कहीं मैं बच्ची हूँ, कहीं मैं बंटाई हूँ, कहीं मैं नेजी हूँ, कहीं नेजी दा बाऊ, कहीं 302 हूँ। और ये दिल्ली वर्सेस मुंबई हिप हॉप का क्या सीन है? मन में नहीं तो फिर तू कहाँ है, चलने लगी इश्की हवाएं, रब मेरे रब मुझे अब बच्चा है, धड़कने करे धक 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 धक, फिर तूने दी दस्तक दस्तक, दूरी रहे कब तक, दिल बोले हाँ मस्तक मस्तक। हेलो एंड वेलकम टू डू आई लाइक इट, अ शो जहां हम हर बारे में बात करते हैं। एंड आई एम इन बॉम्बे अगेन फॉर मामी। मैंने बहुत पिक्चरें देखी यहाँ पे पिछले एक हफ्ते में, फिल्म्स लाइक ऑल इंडिया रैंक, कैनेडी। और बाय द वे कैनेडी से याद आया, वी हैव डन अ रियली नाइस पॉडकास्ट विद DRV एंड बॉय ब्लैंक अबाउट कैनेडी। दे टॉक अबाउट द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द म्यूजिक फॉर कैनेडी, सो वो भी यहाँ कहीं पे दिख रहा होगा, तुम्हें चेकआउट कर लेना। बट टुडे आई एम विद वन ऑफ द OGs, द पायनियर्स ऑफ इंडियन हिप हॉप, नेजी। व्हाट्स अप। हम हैं इनके साथ बिकॉज इनका एक नया गाना आया है, मलिका। सो सबसे पहले तो बताओ मुझे क्या चल रहा है लाइफ में, कैसा है सब कुछ? हाउस न्यू सॉन्ग प्रमोशन एंड ऑल? हाय ब्रो व्हाट्स अप, क्या बोल रहे हो? बॉम्बे नंबर 70 से नेजी दा बा। फुल खतरनाक शॉट चल रहा है भाई, मजा आ रहा है लाइफ में, नए नए गाने बना रहा हूँ और वापस से जोन में आ रहा हूँ। बहुत दिन से दूर था इस जोन से, तो अभी जब वापस आ रहा हूँ तो मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चल रही है, नई चीज़ें पता चल रही है, तो एक्साइटिंग है मेरे लिए तो। और नया डायरेक्शन देख रहा हूँ मैं, एक समझ रहे हो, कुछ कमर्शियल मार्केट फ्रेंडली चीज़ें देख रहा हूँ, फिर अंडरग्राउंड भी बहुत सारी चीज़ें चल रही है, तो सबको बैलेंस कर रहा हूँ और एक नई दिशा में बढ़ता हुआ नज़र आ रहा हूँ। तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है जो भी हो रहा है मेरे साथ, आई एम एंजॉयिंग इट, हैविंग फन। एंड इन जनरल अदर देन म्यूजिक, हाउ इज हेल्थ, हाउ इज? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, ऊपर वाले का शुक्र है कि मेरे को कोई शिकायत नहीं है, मैं हर तरह से स्वस्थ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ग्रेटफुल हूँ कि मुझे ऊपर वाले ने मतलब सही रखा है और उसका मैं शुक्र अदा करता रहता हूँ। बार बार मुझे ऐसा लगता है कि मैं मतलब जो स्थिति में पहले था अब वो स्थिति में नहीं हूँ, बाहर आ गया हूँ उस चीज़ से। मतलब हेल्थ के अलावा मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़रूरी होती है, तो मुझे लगता है अभी मैं राइट स्पेस में जाते जा रहा हूँ, धीरे धीरे दिन ब दिन मैं एक सही स्पेस में जा रहा हूँ। तो मैं उससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा भाई, मैं शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले का बस। तो टॉकिंग अबाउट योर मेंटल हेल्थ, एंड आपने भी बोला कि तुम बेटर स्टेट में हो, तो ये जो नया ट्रैक है मलिका, उसमें मुझे दिख रहा है कि यू आर इन अ मच बेटर प्लेस, इवन वीडियो में, इवन तुम्हारे रवैये से, गाने पे जो एक माइक प्रेजेंस होती है। सो वो हाउ वाज इट क्रिएटिंग दैट ट्रैक फ्रॉम दिस न्यू स्टेट ऑफ माइंड? असल में अभी जो मेरा स्टेट ऑफ माइंड है, ये माइंड में मैंने जो ट्रैक्स बनाए वो अभी तक रिलीज नहीं हुए। मलिका एक ट्रैक है जो सारेगामा के साथ मैंने कोलैबोरेट किया, तो ये ट्रैक मैंने पहले ही लिख दिया था। ठीक है। और मुझे वीडियो अभी बना है उसका, तो वीडियो में मैं जोन में लग रहा हूँ क्योंकि मैं अभी सही मतलब एक बोलते हैं ना, जब सब चीज़ वापस से शुरू करने का जो पहला कदम मैंने उठाया तो वीडियो में आया, तो मुझे बहुत मज़ा आया उसमें। मैं सही जोन में था उस टाइम तक, मैं अच्छे जोन में आ गया था। वो दिख भी जब रहा था म्यूजिक वीडियो बनाया। हाँ एग्जैक्टली। तो मुझे तो बहुत मज़ा आया भाई म्यूजिक वीडियो बनाने में। और ओवरऑल इस गाने का जोन मतलब बहुत, एज यू सेड, कमर्शियल है, बट साथ में मतलब मेरे को पर्सनली बीट बहुत बढ़िया लगती है। किसने बनाई? अफजल मिनाज, शाउट आउट टू अफजल मिनाज फ्रॉम हैदराबाद। बहुत ही बीट बनाई, बहुत जबरदस्त बीट है। तो ये जोन कैसे पकड़ने की डिसाइड की? बिकॉज यू हैव ऑलवेज बीन लाइक अ मोर अंडरग्राउंड आर्टिस्ट। तुम्हारे बूम बैप अभी भी यू आर स्टिकिंग विद बूम बैप, एक्सपेरिमेंट। देखो भाई, मैं ऐसा आर्टिस्ट हूँ ना जो फ्लो के साथ जाता हूँ और बहुत नेचुरल तरीके से मैं अपने आप को रखा हूँ। अगर मैं गायब हूँ तो सही में गायब हूँ, है ना, मेरी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। अगर मैं सामने आ रहा हूँ तो तरीके से आ रहा हूँ, जो ऊपर वाले का प्लान है उससे आ रहा हूँ। मेरी कोई खास स्ट्रेटेजी नहीं है ब्रो कि मैं कमर्शियल गाना छोड़ूंगा फिर अंडरग्राउंड छोड़ूंगा, नहीं। मैं फ्लो के साथ जाता हूँ, जैसा मेरे साथ हो रहा है, जो मेरे साथ हो रहा है वो मैं गानों में निकालते रहता हूँ। तो असल में सारेगामा का कोलैबोरेशन बहुत यूनिक है
और जो नेचुरली हुआ उसका एक स्टेम था, जो एक आलाप था जिसको हम लोग ने सैंपल किया था और हमने सारेगामा की लाइब्रेरी से वो सॉन्ग को सैंपल करके अपना सॉन्ग बना लिया था। और हम काफी महीनों से वो सॉन्ग पे जैम करते जा रहे थे। तो एक दिन किसी ने सारेगामा को पिच किया, तो सारेगामा ने बोला हमको ये गाना करना है। तो हमारे लिए तो कोई और अच्छी बात हो ही नहीं सकती कि सैंपल उनका है और वो सामने से, हाँ मतलब वो सामने से हमको बोल रहे कि हम ही रिलीज करते हैं गाना। मोस्टली आर्टिस्ट का ये रहता है कि सैंपल कर लिया, उसको रिलीज कैसे करें, पछताते रहते हैं, उन लोग के लिए प्रॉब्लम होता है रिप्रोड्यूस करो, कैसे करना चाहिए। और मेरे लिए सब काम आसान हो गया, तो सब नेचुरली हुआ। सब समझ रहे हो, एक ऐसा लगता है कि सब एक दूसरे को जो तलाश रहे थे, मैं उनको तलाश रहा था, वो मुझे तलाश रहे थे, हम लोग एक दूसरे से मिल गए। तो काफी पॉजिटिव उसका नतीजा हुआ कि हमारा मिलना और हमारा साथ में करना। मुझे लगता है सारेगामा के लिए हिप हॉप बहुत नई चीज़ है, लेकिन मुझे लगता है जैसा मैं ओल्ड स्कूल मेरा जो तरीका है, तो रैप में मैं बेस्ट आर्टिस्ट हूँ जो सारेगामा से रेलेवेंट हो सकता है, समझ रहे हो। तो वो लेबल मुझे एक अलग वाइब देता है, तो मुझे लगता है साथ में हम लोग मिलके बहुत कुछ कर सकते हैं ब्रो। ये तो मतलब बस शुरुआत है। नाइस नाइस। अच्छा, तो तुमने अभी मेंशन करा कि बीच में तुम गायब हो गए थे, तो उसकी थोड़ी सी बात करते हैं। लेट्स गो बैक टू 2017-18, जब मतलब तुम्हारा मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा तुम्हारा पीक जिसे कहते हैं वो अचीव हो गया था। उसी समय के अराउंड गली बॉय भी आई थी। बाय द वे, तुम्हें गली बॉय के बारे में अब मतलब बात करना अच्छा लगता है? मतलब बहुत ओवर नहीं हो गया? तुमको मैं अपनी जर्नी बताता हूँ भाई। मैं आफत के टाइम से ना मैं जाना जाता था। और मेरे गली में, और उसके बाद एक दो ट्रैक्स यूके का टूर आने दे, मतलब गली बॉय से पहले मैं पीक पे था। एग्जैक्टली। गली बॉय ने मतलब समझ जाओ एक तरह से मेरा हाइप ले लिया पूरा। जो मैंने हाइप क्रिएट किया था वो दूसरे लोग को दिया मैंने। तो मैं क्रिएट करता था हाइप और दूसरे लोग हाइप ले लेते थे। ऐसा ही होते जाता था, क्योंकि मैं हाइप क्रिएट करके गायब हो जाता था। मैं जगह पे रहता ही नहीं था। 2-3 बार ऐसा हुआ मेरे करियर में कि मैं आ रहा हूँ फिर गायब हो रहा हूँ। तो उसकी वजह कुछ और है, उसकी बहुत गहरी वजह है कि मेरा गायब होने का जो रीजन है ना वो बहुत डीप है। वो सबको समझ में नहीं आएगा। मेरे ऊपर जो प्रेशर है, जिस हालात से मैं गुजरता हूँ, जो जिंदगी मैंने जिया है, और आर्टिस्ट बनने के बाद मुझे जो जो फेस करना पड़ा है, वो सब मुझे ही पता है, सबको नहीं पता है। और मैं बता भी नहीं सकता हूँ, कुछ चीजें मैं बता भी नहीं सकता हूँ। तो मेरे गायब होने के पीछे एक गहरी वजह है। ऐसा नहीं कि मैं टाइम पास कर रहा हूँ या अय्याशी कर रहा हूँ गायब होने के बाद, कुछ कहीं पर कोई केव वेव में जाके बैठा हूँ फूक रहा हूँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ब्रो। मैं मेहनत कर रहा हूँ, पूरा टाइम अपने आप को डेवलप कर रहा हूँ, और पूरा टाइम मैं मेहनत कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। और मेरी लाइफ इतनी आसान नहीं है। तो पब्लिक को लगता है मैं गायब होके मजे करता हूँ, लेकिन ऐसा सच नहीं है। मैं गायब होके और मेहनत करता हूँ, और भी चीजें हैं मेरे लाइफ में। क्योंकि मतलब मी पर्सनली, जब हम लोग गली बॉय के टाइम पे, बीइंग हिप हॉप हेड माई सेल्फ, हम लोग बहुत एक्साइटेड थे कि अब एक नई लिस्ट ऑफ आर्टिस्ट आएगी जो एकदम फटने वाले हैं। और उनमें आई थिंक नेजी तुम्हारा नाम सबसे ऊपर था। बट एज यू सेड कि वो एकदम ही तुम गायब हो गए। तो उस समय एक तो तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा था, पहली बात, और दूसरी बात पीपल अराउंड यू, उन लोगों का क्या परसेप्शन था बाहर से जो लोग देख रहे थे? देखो, गली बॉय के बाद है ना बहुत सारा नया जनता है। जो पुराना जनता है ना वो मुझ पर विश्वास रखता है, मेरी लड़ाई में मेरे साथ खड़ा है। उन लोगों को पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। अगर मैं नीचे गिर गया हूँ, पड़ गया हूँ, अटक गया हूँ, कहीं गायब हूँ, तो उन लोगों को पता है कि कुछ तो रियल कर रहा है। तो उन लोग मेरे साथ लड़ाई में खड़े हैं। जो मेरे पुराने फैंस है, जो आफत से फैंस है, 2014 से 2015 से वो टाइम से जो फैंस है, उन लोग रियल है। और जो नई जनता आई है ना, उन लोगों को कुछ पता नहीं है। उन लोगों को ज्यादा इन्फॉर्मेशन, नॉलेज नहीं है नेजी के बारे में। उन लोग को जो इंटरनेट पे दिखा सिर्फ वही पता है। तो उन लोग थोड़े कंफ्यूज्ड है। और मुझे अब दोनों को बैलेंस करना है, मेरी पुरानी जनता और नई जनता को बैलेंस करना है, दोनों को केटर करना है। तो उसके हिसाब से मैं और भी चीज़ें अंदर ही अंदर चीज़ें मैं डेवलप कर रहा हूँ। और उस वक्त पे मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे भी ऐसा लगा था कि सब कुछ बदल जाएगा, नए आर्टिस्ट आएंगे, नई जिंदगी। तो मैं उसमें घुस गया था, वो प्रोसेस में मैं घुस गया था। लेकिन बीच में कहीं मुझे पता चला कि नहीं, मैं गलत डायरेक्शन में जा रहा हूँ। जब गली बॉय के बाद मेरा एक डायरेक्शन मैंने पकड़ा था, तो मैं बैंड्रा में रहने लगा था। मेरे पास मर्सिडीज कार थी। और मैं मतलब बहुत ऊपर चले गया था लाइफ में, और बहुत पॉजिटिव हो गया था। लेकिन मैं वहां से वापस आया, मैंने बैंड्रा की लाइफ छोड़ी, मैंने मर्सिडीज छोड़ी, हर चीज छोड़ी, और वापस बम्बई 70 आया। मेरे हुड में मैं वापस आया, तो मैं अपने इंस्टिंक्ट से मिला, मेरे अंदरूनी सेल्फ से मिला। मैं बैंड्रा बॉय बन रहा था, बहुत ज्यादा नेजी बन गया था। तो मैं अपने आप नावेद से मिला, वापस मैं अपने आप को ढूंढा, और मैंने खुद की पहचान की। मैं पसंद आया, मुझे हुड से बहुत प्यार मिला। मुझे एक बात बताओ, मैं क्योंकि बॉम्बे का नहीं हूँ तो मुझे तो पता ही नहीं है, और हमारे बहुत सारे व्यूअर्स को भी नहीं पता होगा।
बम्बई 70 की लाइफ और बैंड्रा की लाइफ में क्या फर्क है? बहुत फर्क है ब्रो, बताओ। बहुत बहुत मजा आता है ब्रो मेरे को तो। बताओ। बम्बई 70 में सब चीज रियल है, Okay. है ना? तुम एकदम बहुत बुरी तरह प्रेशराइज्ड हो, हसल में हो, दिन भर मेहनत कर रहे हो, फोकस्ड हो, क्योंकि तुम्हारे पास उतने रिसोर्सेज नहीं है, तुम्हारी लाइफस्टाइल लैविश नहीं है, और तुम्हारा वो प्रिविलेज नहीं है कि तुम जो चाहिए वो हासिल कर सकते हो, वैसा नहीं है। तुमको मेहनत करके हासिल करना है, तुमको एक प्रोसेस के थ्रू जाना है, सिर्फ लक नहीं है, मेहनत भी है। तो वो जो हार्डवर्क ऐड होता है ना, बम्बई 70 का जो रियल स्ट्रगल हसल है, जिसके बारे में मैंने असल में बात की है, तो शाउट आउट टू सेज़न द बीट, इसकी बीट के लिए। हाँ, तो वो असल हसल है ब्रो। तो वो पता चलता है जब तुम हुड में रहते हो। हुड में एक प्यार है, एक मोहब्बत है, पड़ोसी लोग तड़पते हैं एक दूसरे के लिए, जो मतलब दिल नहीं जिगर से मोहब्बत करते हैं ब्रो, पूरा देने के लिए तैयार है, कुछ भी कुर्बान करने के लिए तैयार है। तो वैसे पड़ोसी के बीच में रहता हूँ मैं, वैसे लोगों के बीच में रहता हूँ, तो हमारा एक अलग कनेक्ट है। और जो दूसरा क्लास है सोसाइटी का, जहाँ मैं गया था, जो नेजी बैंड्रा बॉय बन रहा था, वहां पर भी है रीति रिवाज, हर चीज है, वहां पर भी मोहब्बत है, लेकिन वो फील नहीं है ब्रो। वो जो रियल फील आता है ना गली में रहने का, हुड में रहने का, तुम एकदम कोई ऐसे बाउंड्री नहीं है, कोई ऐसी हिचकिचाहट नहीं है, तुम एकदम खुले, मतलब साफ साफ स्ट्रेट, जो है मुंह पे, सबके जो घर है आसपास, हाँ, इधर ही है, कोई भी चीज छुपाते नहीं है, कोई भी चीज। तो रहने का तरीका बहुत अलग है ब्रो। तो बैंड्रा में भी मैं अच्छा डिसेंट इंसान हो गया, थोड़ा सिविलाइज्ड हो गया था, थोड़ा कल्चर में भी गाड़ी वाड़ी ले लिया था, शॉफर ड्रिवन कार में फ्री स्टाइल करते हुए, प्रॉपर रैपर लाइफस्टाइल। तो मैं वापस आया, अब मैं लोकल ट्रेन में घूमता हूँ, तो मुझे इसमें मजा आ रहा है ब्रो। लोकल ट्रेन कितनी बड़ी है, कितनी हैवी है, और वो जो चलती है तो मेरे को लगता है स्केटबोर्ड पे हूँ मैं ब्रो, और मैं उसको एंजॉय कर रहा हूँ, ये लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ। मुझे अब मजा आ रहा है, सच बताऊँ तो मुझे अभी बहुत मजा आ रहा है, और मुझे वापस से ऑप्शन है मेरे पास कि मैं जाके बाहर रह सकता हूँ, लेकिन मैं हुड में ही रहने वाला हूँ। हुड में रह के मेरे को बाहर की चीजें, मतलब बाहर मेरे एसेट्स वगैरह रहेंगे, चिल करने की स्पेसेस रहेंगे, लेकिन पूरी तरह से रहना मेरे लिए मुश्किल है कहीं और। मतलब मजबूरी की वजह से नहीं रह रहे हुड में, अपनी मर्जी से रह रहे, राइट। और जो गली बॉय के बाद जो कैपिटलाइज करना चाहिए था ना मुझे, वो मैंने जानबूझ के नहीं करा। मैंने अपने आप को ऐसा रखा, मैंने अपने आप को लोकी रखा, थोड़ा अंडरग्राउंड रखा। मुझे मेन स्ट्रीम में फटना नहीं था, मुझे कभी नहीं फटना था। मैंने हमेशा से मैंने पहले ही जोया मैम को भी बोला था कि अभी मूवी मत बनाओ, अभी सही टाइम नहीं हुआ है, क्योंकि मुझे धीरे धीरे एक एक चीजें ना, एक एक स्टेप ऐसे रखना था। और बहुत सारे आर्टिस्ट मेरे पास जो ग्रूम हो रहे, जो अभी तक फटे नहीं है, जो अभी तक सामने नहीं आए, वो अभी तक अंडरग्राउंड है। तो बहुत सारी चीजें लोगों को नहीं पता है, और मुझे लगता है मैं अपनी पर्सनालिटी को, मेरे ब्रांड को थोड़ा लोकी रखना चाहता था। इस वजह से मैं थोड़ा आगे पीछे हुआ, और समझ रहे हो, थोड़ा कुछ और प्लान किया मैंने, फौरन फटा नहीं। पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा था उस समय पे? पर्सनल लाइफ में बहुत सारी चीजें चल रही थी ब्रो। मैं एनॉय हो गया था थोड़ा कि स्टोरी सही नहीं बताई गई है, तो मल्टीपल रिलेशनशिप बताए, उसको ड्राइवर बताए। ब्रो मैं बचपन से चिल कर रहा हूँ, मस्त जोन में। मेरे पिताजी दुबई में थे, जो स्ट्रगल और हसल है ना, उसको मैंने एंजॉय किया। मेरे पास नए कपड़े रहते थे, हुड में मैं सबसे नेस्टी लड़का था, सबसे नोटोरियस लड़का था, और सबसे ट्रेंडी लड़का था। मैं कहाँ ड्राइवर बना ब्रो, मैं कभी किसी की गाड़ी नहीं चलाया अल्हम्दुलिल्लाह। हमेशा और मूवी की वजह से लोगों को लगता था कि लोगों लगता है मैं ड्राइवर हूँ, लोगों को लगता है मेरी 2 रिलेशनशिप है, मेरे बाप के 2 रिलेशनशिप है। सब झूठ है ब्रो, वैसा कुछ भी नहीं। तो पर्सनल लाइफ में मुझे थोड़े हार्डशिप के थ्रू जाना पड़ा, मुझे ये सब झेलना पड़ा। जो क्योंकि लाइक आउटसाइड से जब हम देखते हैं, हमें हमेशा लगता था कि गली बॉय एक बायोपिक की तरह बताई गई, हालांकि वो है नहीं बायोपिक, डिवाइन की बायोपिक नहीं है, वो फिक्शनलाइज स्टोरी है। हाँ, ये बात मैंने इंटरव्यूज में बोल के क्लियर तो कर दिया, लेकिन जो फैंस है उन लोगों को लगता है बायोपिक है भाई। जो फैंस है उन लोगों को पता नहीं ना, उन लोगों को लगता है शायद मुरादी नेजी है, मुरादी नावेद है। नहीं ब्रो, मुराद तो नाम भी मेरे को फनी लगता है वो ब्रो। मतलब इतना क्रिंज शॉट नहीं है, अपना फुल डोप शॉट है, समझ रहे हो? जो भी शॉट है अपना डोप शॉट है, और मैं उसकी स्क्रिप्ट भी तैयार कर रहा हूँ। जो रियल स्टोरी है ना, वो भी बाहर आना चाहिए। तो वेब सीरीज के द्वारा या फिल्म के द्वारा या कोई आर्टिस्ट का एक जो आर्टिस्टिक पीस रहता है ना, उसके द्वारा मैं उसको बाहर करने वाला हूँ। धीरे धीरे सब लोगों को पता चलेगा कि, और जो मेरे रियल फैंस है उन लोग रुके, उन लोगों को पता है मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ, मेरे अंदर उतनी क्षमता है। क्योंकि हम लोग ने बॉम्बे 70 भी बनाए थे, जो डॉक्यूमेंट्री को अवार्ड मिले। तो जो रियल शॉट है ना, वो फिक्शनल से बहुत दूर है, बहुत अलग है। तो बॉलीवुड मुझे लगता है उसमें स्ट्रगल की बात करिए, जो बॉम्बे 70 डॉक्यूमेंट्री की तुम बात कर रहे हो, उसमें स्ट्रगल की बात है, बट उसमें साथ साथ जो रियलिटी है, जो लाइफस्टाइल है, जो तुम कह रहे हो कि मैं मजे करता था, उसमें एक फन भी है, उसमें एक रियलिटी ऑफ लाइफ भी है। सही। हाँ, इंटरेस्टिंग। हाँ, सो यू वर सेइंग कि पर्सनल लाइफ में हाँ, तो वो पूरा बॉलीवुडाइज हो गया ब्रो। मतलब मेरा जो जर्नी था ना, बहुत यूनिक है, और मैं चाहता हूँ मेरी जर्नी को मेरे हिसाब से अगर लोगों के सामने आएगा ना, तो वो कनेक्ट होंगे और उनको पता चलेगा, उनको रियलिटी पता चलेगी। और बहुत अलग जोन है ब्रो,
जो जो मैं रिप करता हूँ, जो मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, बहुत अलग जोन है। वो न्यूयॉर्क से अलग है, वहाँ के हसल से अलग है, वहाँ के हिप हॉप से अलग है। जो बम्बई का हिप हॉप है वो बहुत अलग है। तो उसको मैं सही तरीके से प्रेजेंट करना चाहता हूँ लोगों के सामने, थ्रू माय म्यूजिक वीडियोस, थ्रू माय सॉन्ग्स, जो मैंने अभी तक किया है, एक हद तक किया है, अभी तक किया है, और भी करूंगा तो और अच्छे से करूंगा। अभी मुझे एक चीज समझ में आ गई कि मुझे कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। जब तक मैं लोगों की याद में नहीं रहूंगा, जब तक मैं आगे आके आवाज नहीं करूंगा, बताऊंगा नहीं क्या सच है, जब तक लोग बदगुमानी में रहेंगे, उन लोग कुछ भी मेरी फिल्म बनाते रहेंगे, मेरे फैंस नाराज होते रहेंगे, तो मेरा वापस आना बहुत जरूरी है। ये बात मेरे को समझ में आ गई है ब्रो। तो ये पहले नहीं क्लियर था इतना। हाँ, अभी मैं क्लियरिटी दे रहा हूँ, लोगों को बता रहा हूँ कि मैं वापस आ रहा हूँ। तो मेरे फैंस भी डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए ना, मैं खुद डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए, मैं खुश रहना चाहिए, फैंस खुश रहना चाहिए। तो एक अच्छा वातावरण बनना चाहिए, एक अच्छा एनवायरनमेंट हिप हॉप का, जहां पर बीफ नहीं हो, डिस नहीं हो, एक दूसरे की फिल्म नहीं ले, एक दूसरे को खींचे ताने नहीं, सब पॉजिटिव रहे और कॉम्पिटिटिव लेवल पे एक दूसरे से लड़े, एक दूसरे कैसे लड़े, माइक पे लड़ो, बार्स में लड़ो, तेरे से अच्छे बार्स मैं बनाता हूँ। तो उसमें कोई फिल्दी लैंग्वेज नहीं होती है, उसमें तुमको किसी और को उतारना नहीं होता है, तुमको खुद की तारीफ करना होता है और तुम कितने अच्छे हो वो बताना होता है। स्मार्ट विटी, हाँ स्मार्ट विटी, तो वो डायरेक्शन चाहिए अभी हिप हॉप को मेरे ख्याल से। और मेरा रहना बहुत जरूरी है, मेरा वापस आना बहुत जरूरी है, ये बात भी मुझे समझ में आई। तो मैं घर वालों को बोला, ब्रो तुम लोगों को पता नहीं मैं कितना बड़ा काम कर रहा हूँ और कितना नेक काम कर रहा हूँ। जब तुम लोगों को पता चलेगा, तुम लोगों को खुद एहसास होगा कि इसको रोकना नहीं चाहिए था, तो मुझे रोको मत, मुझे आजादी दो, मुझे करने दो। मेरे फैंस नाराज हो रहे हैं, मेरा टफ टाइम चल रहा है। तो ये सब मैं घर वालों को नहीं बोलूंगा, ब्लेम नहीं करूंगा, ये सब हो रहा है एक वजह से हो रहा है। मेरे घर वाले अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एजुकेटेड है, बहुत कल्चर्ड है, उन लोगों को सब समझता है कि पैसे म्यूजिक से भी बन सकते हैं। उनको पता चल गया अभी कि मैं ऑनलाइन कीड़े कांडी करके पैसे कमाता हूँ, तो वो उनको सब समझता है। लेकिन एक है ना, बहुत हम लोग का लॉ है कि रिलीजन में एक लॉ है जो ऐसे टाइप के इनकम को अलाउ नहीं करता। यानी आर्टिस्ट्री अगर है तो वो प्रिंट में रहे, समझ रहे हो, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, हर चीज पे एक एक लॉ है। तो उन लोग बहुत लॉफुल भी है, मेरे घर वाले बहुत लॉ के हिसाब से चलते। तो उन्होंने मुझे अभी तक तो बहुत रोका, लेकिन मैंने उनको बताया कि आपके जो लॉज है ना, वैसे ही एक लॉ ये भी है जिससे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सीन में रहना। अगर मैं सीन में नहीं रहा तो अच्छाई खत्म हो जाएगी। आपके लॉज आपको ये सिखाते। तो मैंने उनके लॉ के हिसाब से बताया कि अच्छाई खत्म करना एक नेक काम नहीं है। तो अगर मैं सीन में रहा तो अच्छाई खत्म हो जाएगी, तो वो नेक काम नहीं है। तो मुझे सीन में भेजो ताकि नेक काम हो और अच्छाई खत्म ना हो। तो ऐसा करके मैंने उनको मनाया हो। अभी बहुत सारा शॉट दिखाना पड़ा भाई, मतलब समझ रहे हो, आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। थैंक यू टू गौतम एंड यशपाल फॉर गेटिंग अस दीस कॉफीज। नाइस कॉफी, या सही टाइम पे आई। हाँ जी, सो मैं बोल रहा था कि जब ऐसा होता है कि एज एन आर्टिस्ट तुम कुछ चाहते हो एंड पीपल अराउंड यू जो तुमसे क्लोज हैं, तुम्हारे पेरेंट्स हैं, तुम्हारे रिश्तेदार हैं, तुम्हारे घर वाले हैं, वो कुछ और चाहते हैं, तो वो स्ट्रगल कितना मुश्किल होता है उसको पहली बात तो खुद अंडरस्टैंड करना और फिर उसके बारे में कुछ कर पाना। असल में बहुत मुश्किल होता है भाई। मेरे को लगता है कि जो दुनिया चाहती है अपने से, जो एरिया वाले चाहते हैं, जो पेरेंट्स चाहते हैं, सबकी अलग अलग मांग है भाई, सबको अलग अलग चीज़ चाहिए तुम्हारे से। तो उसका बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। ओवर द इयर्स मैं यही कर रहा था कि कैसे बैलेंस करूँ, मैं उस पर ही रिसर्च कर रहा था और अपने आप को मैं कैसे भी एडजस्ट कर रहा हूँ। जो एरिया में कहीं कहीं मैं फिट नहीं हूँ ब्रो, मैं अपने आप को मैंने मोल्ड किया है वैसा। मैं अपने घर में मैं सोचता हूँ ब्रो मैं बहुत ज़्यादा चिल हूँ, मेरे को LA में होना चाहिए, मैं बम्बई 70 में क्या कर रहा हूँ, समझ रहे हो। तो मेरे को घर पे वैसा लगता है और जब मैं चिल करता हूँ तो मेरे को लगता है नहीं मेरे को घर पे होना चाहिए। तो हर जगह मेरे को अलग अलग फीलिंग्स आती है जहाँ मुझे राइट लोग की ज़रूरत है। जो मैं अपने पुराने फ्रेंड्स को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, अपने क्लोज चाइल्डहुड फ्रेंड्स को कॉल करके बुलाता हूँ कभी, तो मेरे को सबके साथ अलग वाइब आता है। मेरा जो रिश्ता है ना सबके साथ बहुत अलग है। तो मैंने तरीके निकाले कि मेरे को इनके साथ ऐसा रहना है, उनके साथ वैसा रहना है, उनके साथ वैसा रहना है, यहाँ ऐसा रहना है। तो मैं नेजी से नावेद पे स्विच करते रहता हूँ, नेजी नावेद, नेजी नावेद, नेजी नावेद स्विच करते रहता हूँ। फिर और भी नाम मैंने 302 एक जगह पे मैं 302 हूँ। कहीं मैं आइबा हूँ, कहीं मैं बाऊ, कहीं मैं बच्ची हूँ, कहीं मैं बंटाई हूँ, कहीं मैं नेजी हूँ, कहीं नेजीदा बाऊ, कहीं 302 हूँ। और मेरे अलग अलग रोल है, और भी रोल मैं क्रिएट कर रहा हूँ जिनके नाम मैं तुमको माइक पे नहीं बोल सकता। और भी मेरे रोल है ब्रो, मैंने सबके हिसाब से रोल लगाया। जो बंटा बच्ची बमाई के सामने मेरा ये रोल है, आइबा लोग के सामने पीछे वो रोल है, आगे ये रोल है ना। चौकी में अलग रोल है, जेल में अलग रोल है, वहां पे भी शॉट अपने शूटर लोग खास। तो अलग अलग शॉट जगह अलग अलग प्रोफेशनल रोल है। प्रोफेशनल मेरा अलग रोल है जहाँ पे मैं एकदम टाइडी क्लीन बातें करूँगा।
टाइम पे पहुंचूंगा, वो मेरा अलग रोल है। तो ये सबको मैनेज करना आसान नहीं है ब्रो, रोल स्विच करना भी आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। तो इसको मैं फाइंड आउट किया, मैं रह के सीखा, देखा क्या वर्क करता है, मैंने अलग अलग चीज ट्राई किया, ऐसा करके देखा, वैसा करके देखा। फाइनली अब मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम और लगेगा, लेकिन धीरे धीरे सब सॉर्ट हो जाएगा, मैं हर जगह सही फिट बन पाऊंगा। तो इस सब के बीच में तुमने बोला इतने सारे अलग अलग रोल हैं, जो एक फीलिंग ऑफ सेल्फ होती है कि मैं कौन हूँ, वो कैसे डिस्कवर, क्योंकि मुझे लगता है तुम्हारी, हाँ, वो जब मैं अकेले रहता हूँ ना, तुम्हारी सबसे बड़ी स्ट्रगल मेरे ख्याल से यही है कि मैं आखिर हूँ कौन। हाँ, जो तुम्हारे म्यूजिक से भी बहुत अच्छे से, चाहे वो तरकीब हो, अपोकलिप्स हो, उसमें भी बहुत ये ब्रो वो मेरा और ऊपर वाले का एक रिश्ता है। जब मैं अकेला होता हूँ ना, तो मैं ऊपर वाले के साथ होता हूँ, और मैं जो असल में हूँ ना, बहुत वेरी रिलीजियस हाँ, पर्सन। मैं स्पिरिचुअल हूँ, बहुत आध्यात्मिक हूँ, मतलब मैं बैठा हूँ, गहरा सोचता हूँ, ऊपर वाले से कनेक्ट होता हूँ, नेचर से कनेक्ट होता हूँ। वो मेरा अकेले का टाइम है, जब मैं खुद में खो जाता हूँ, अपने आप को ढूंढने की तलाश में निकला हूँ कि मैं कौन हूँ। जैसे तुमने बोला, तो मैं कौन हूँ, मैं उसमें ढूंढता हूँ, अपने आप की तलाश करता हूँ, इधर ढूंढता हूँ, उधर ढूंढता हूँ, इमोशंस में कहाँ हूँ मैं, इसमें कहाँ हूँ, हैप्पीनेस में कहाँ हूँ, सैडनेस में कहाँ हूँ, हर जगह मैं अपने आप को फिर सब पॉइंट्स कनेक्ट करके ना मैं ऊपर वाले के सामने खड़े हो जाता हूँ। मैं नमाज पढ़ता हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेडिटेशन जिसको बोलते हैं, अपने आप को शांत रखना, काम दिमाग रखना, तो वो मेरी रूह की ग़िज़ा है, वो मेरे सोल को फीड करता हूँ। तो मैं वैसा रहता हूँ, और जब मैं अकेला रहता हूँ तो मैं खुद के साथ रहता हूँ। तो मेरा रियल सेल्फ तब सामने आता है, ऊपर वाले के सामने मेरा रियल सेल्फ आता है। वहां पे मैं किसी को टोपा नहीं कर सकता, वहां पे ये नहीं बोल सकता कि ये मेरा रोल है। नहीं ब्रो, वहां पे मेरा रियल सेल्फ सामने आता है, और उस पर भी मैं मेहनत कर रहा हूँ। मेरे रियल सेल्फ के लिए मैंने बहुत सारा ट्रिप निकाला है कि भाई तू ये सब करके होएगा ना, तो उधर मिलना मेरे को। फिर उधर मेरे ट्रिप्स है ब्रो, मतलब नेचर से बात करना, फुल पवित्र जोन है, एक पार्क, मतलब समझ रहे हो, अच्छे से बादलों से, सितारों से, तारों से, झाड़ पेड़ पौधों से, कुत्ता बिल्ली से। कितने टाइम पहले आई है ये समझ? चींटी के साथ मैं कनेक्ट होता हूँ, मेरा और चींटी का जैम है ब्रो। क्या बताओ? चींटी और नेजी का जैम बताओ। अरे वो मेरे को बोलता है ब्रो, वो मेरे को हिप हॉप मूव्स देता है। चींटी? हाँ, ऐसा आता है, इधर इधर से शॉट दिखाया, फिर टर्न लिया, टर्न लेके वापस गया। मैं बोला ब्रो तू ये क्या कर रहा है, मतलब मैं उससे कनेक्ट हो गया। और मुझे पता चला कि मेरे फ्रेंड्स भी ऐसे ही है ब्रो, मेरा बादलों से, परिंदों से बातचीत होता है, मतलब मैं फुल अलग जोन में रहता हूँ। मैं नेचर पसंद करने वाला इंसान हूँ। और ये कितने साल पहले ये समझ आनी शुरू हुई है, या ये हमेशा से था? ब्रो हमेशा से था, बात अभी कर रहा हूँ इसके बारे में, कभी बात नहीं की इसके बारे में, लेकिन हमेशा से था। नेचर मुझे बहुत पसंद था। मैं एक साइंस स्टूडेंट हूँ, और मुझे साइंस से बहुत लगाव है। तो मैं बचपन में भी एक्सपेरिमेंट्स करते रहता था, आफत भी मेरा एक एक्सपेरिमेंट ही है। हाँ एग्जैक्टली। हाँ, तो मैं बहुत एक्सपेरिमेंटली बंदा हूँ। बताओ कुछ एक्सपेरिमेंट्स। ब्रो मैंने साकी का म्यूजिक वीडियो देख के ना खुद का एक चाकू बनाया था, वो हिलने संजय दत्त वाला। अरे मैं इतना बड़ा फैन था उस चाकू का। मैंने दो केबल लिया था ऐसा, उसके बीच में स्क्रू ढीला कर दिया था, उसका स्क्रू टाइट करके ढीला कर दिया था, और वो वेपन बन गया था। वो मैं एरिया में लेके घूमता था, ऐसा मैंने बहुत कुछ इन्वेंट किया है, हथियार इन्वेंट किया है ब्रो, बहुत कुछ इन्वेंट किया है। तो इन्वेंट करने, इनोवेट करने मुझे बहुत मजा आता है। डू यू थिंक यही इन्वेंशन और इनोवेशन का लेंस तुम्हारे म्यूजिक में भी आता है? बिल्कुल ये अप्रोच म्यूजिक में भी आता है। और ये कितना मतलब ऑर्गेनिक है और कितना कॉन्शियस है कि अच्छा मेरे को पुराना कर लिया, अब ये फिर से नहीं करना? नहीं, कॉन्शियस तो नहीं है, वो नेचुरल है। मेरे को नया कुछ करना है, एक्सपेरिमेंट करना है। जब भी मैं लेके बैठता हूँ ना, तो कुछ नया करने का सोचता हूँ। अभी मैं म्यूजिक लेके बैठा, तो मेरे को उसमें नया ही कुछ करना है, कुछ एक्सपेरिमेंटल करना है, जो पहले सुना नहीं है, जो पहले समझ में नहीं आया। एक यूएसपी रहता है, एक ब्रांड रहता है, जो एक चीज जो फॉलो करने की रहती है, जो सिमिलर रहती है, लेकिन उसके साथ कुछ अलग चीजें करता है। हर बार अलग चीजें करना है, ये बात को मैं दिमाग में रखता हूँ कि तुझको कुछ आविष्कारिक करना है, और क्या करना है वो बाद में पता चलता है, जब मैं उसमें घुसता हूँ प्रोसेस में। क्योंकि नया है तो पता ही नहीं है ना, बाय डेफिनेशन की कर क्या रहे हो। बट इसकी वजह से ऐसा नहीं होता कि आसपास के जो लोग हैं, चाहे वो मैनेजर्स हो या और टीम वाले लोग हो, वो बोलते हैं कि ये या तो बहुत अनसेफ है या पहला कभी हुआ नहीं है? हाँ, ये प्रेशर है मेरे ऊपर। कैसे कन्विंस? ये प्रेशर है मेरे ऊपर भाई। अभी देखो सारेगामा में मेरे को जो बंदी मिली, तो उन लोग हिप हॉप सुनते हैं। उन लोग जो ओल्ड जमाना है ना, उन लोगों को कन्विंस करना भारी पड़ता है कि एक्सपेरिमेंट है, हिप हॉप है, नया है। लेकिन जो हिप हॉप सुनते हैं ना, उन लोगों को पता है कि हिप हॉप एक्सपेरिमेंटल भी हो सकता है, और अपनी जनता के लिए एक्सपेरिमेंट ही है भाई। अपनी जनता के लिए बिल्कुल नई चीज है। एक्सपेरिमेंट निकल गया तो वो तो पॉप हो गया। हाँ, तो मैं कोशिश वही कर रहा हूँ कि पॉजिटिव एनवायरनमेंट रखूँ, एक्सपेरिमेंट्स करते रहूँ,
और जब मैं एक्सपेरिमेंट्स करता हूँ तो मुझे खुद कभी कभी एक्साइटमेंट सरप्राइज मिलता है। तो लास्ट टाइम ऐसा कब लगा था कोई अपना गाना सुन के कि भाई ये क्या बना दिया मैंने अभी बनाया भाई, नया गाना बनाया। वो गाना मैं बनाया और कुछ बंदों को सुनाया ना जब, तो उन लोग मैं कॉन्फिडेंट नहीं था भाई, मेरे को लग रहा था बहुत बहुत नया है ये, ठीक है, और बहुत अजीब है। हाँ बहुत अजीब है, और मेरे को प्यार नहीं हो रहा था उससे, और जब मैंने प्ले किया ना तो उन लोग सब फ्लिप हो गए ब्रो। सुनाओ। हाँ अभी नहीं सुना सकता। उन लोग सब फ्लिप हो गए, बहुत नया गाना है, आज ही कल ही बनाया मैंने, कल ही बनाया। तो उन लोग जब सुने ना बोले ये तो एंथम है ब्रो, और मुझे उसकी अहमियत नहीं पता थी क्योंकि मैं क्रिएटर हूँ और मुझे नहीं पता कि वो एंथम है। मैंने तो क्रिएट किया अपने जोन में जाके, और मैं डरा हुआ हूँ कि भाई ये समझ में आएगा कि नहीं पब्लिक को। लेकिन जब मैंने एक बार प्ले किया तो उन लोग की एड़ भाग गई, उन लोग बोले ऐसा ही कुछ चाहिए था तेरे से हम लोग को। तो वैसा कुछ मजा आता है मेरे को ना भाई, म्यूजिक करने ना बहुत मजा आता है भाई, सही बताओ तो। एक एक बारीकी जो है ना, राइम स्कीम, टेक्निकलिटीज, और स्टूडियो में जाना, बूथ में जाना, फिर उसका क्रिएटिव आइडियाज, उसका म्यूजिक वीडियो, मतलब जो प्रोसेस है ना उसको मैं बहुत इंजॉय करता हूँ, उसमें मैं घुसा हुआ हूँ, और मेरे को ऐसा लगता है मैं इसके लिए ही बना था। शायद यही मेरी स्पेशलिटी है, काबिलियत है, टैलेंट है, और मुझे यही करने के लिए दुनिया में भेजा गया है, ऐसा लगता है मेरे को, क्योंकि बहुत मजा आता है मेरे को वो काम करने के लिए भाई। इस पूरी प्रोसेस में सबसे ज्यादा मजा किस चीज में आता है, मतलब गाने बनाने की पूरी प्रोसेस में? स्टूडियो में हाँ, स्टूडियो में जब वो साउंड डिजाइन में घुसते ना, जब पता चलता है बारीक बारीक अपने वेव्स, अपने बोले हुए वेव्स को, जब मिक्सिंग मास्टरिंग का प्रोसेस रहता है ना, उसमें बहुत मजा आता है। नई बीट बनाने का जब रहता है, नई बीट, प्रोड्यूसर के साथ बैठे हो, जैम कर रहे हो, एक एक नया नया सैंपल काट रहे हो, चॉप कर रहे हो, उसको हिप हॉप में लगा रहे हो, क्या एक्साइटिंग चीज है ब्रो, नहीं बता सकता तुम। मतलब तुम अगर, मैं बता नहीं पा रहा हूँ कि मुझे कितना मजा आता है, क्योंकि वो मैंने फील किया है, तुम वो फील नहीं कर पाओगे, लेकिन बहुत मजा आता है ब्रो। जैसा तुम्हारे को काम में मजा आता है, असल में इंसान को ना अपने काम में मजे ही लेना चाहिए, क्योंकि काम है ना बोरिंग नहीं लगना चाहिए। जो भी काम कर रहे हो, अगर मैं कुछ और भी काम कर रहा रहता ना, तो मैं बंदा ऐसा हूँ कि मैं हर चीज में मजे लेता हूँ, तो शायद मैं कोई और काम भी कर रहा होता ना, उसमें भी मेरे को मजा ही आ रहा होता। बट आज तक ऐसा हुआ है कभी कि कोई काम तुम कर रहे हो वो मजा नहीं आ रहा उसमें? बिल्कुल। हाँ ऐसा हुआ है ना। कब? जब मुझे ब्रांड्स के लिए काम करने पड़ते जब मुझे ऐसा बोला जाता है कि ब्रो तेको गाना बनाना है, लेकिन हमारे हिसाब से बनाना, देखो इस ब्रैकेट में गाना बनाना है, तो फिर मुझे ऐसा लगता है मेरी आजादी छीन गई है ब्रो। 9 to 5 जैसा फीलिंग आता है मेरे को कि मैं 9 to 5 के जैसा मतलब मेहनत कर रहा हूँ, और मतलब वो भी एक ठीक है, प्रोफेशनल तरीके से देखा जाए तो वो मेरा काम है, लेकिन काम सबको बोरिंग लगता है। जो भी तुम्हारा प्रेशर डेडलाइन वाला काम रहता है ना, वो तुमको बोरिंग लगता है, इतनी तारीख को सबमिट करना है, बॉस रहता है कोई, तो मेरे लाइफ में कोई बॉस नहीं है ब्रो, मैं अपना खुद का बॉस हूँ। आई थिंक पूरे इस चैट में अभी तक जो सबसे ज्यादा निकल के बात आई है, जो तुमने बार बार दोहराई भी है, कि मजा आ रहा है, विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, राइट? आई थिंक मजा आना ही सबसे ज्यादा फन ब्रो, इट्स लाइफ इज फन। मतलब मेरे को समझ में आया, मैं दर्द में बहुत हूँ, लेकिन आई एम हैविंग फन, आई एम एंजॉयिंग इट ब्रो। एक रोलर कोस्टर राइड के ऐसा है। दर्द में हूँ क्या मतलब, क्यों, किस रीजन की वजह? गम और दर्द तो इंसान में रहता ही है ब्रो। अब तुमको मैं इंटरव्यू पे तो नहीं बताऊंगा, इंटरव्यू के बाद हम लोग इंटरव्यू के बाद पूछो, मैं बताता हूँ। दर्द में बहुत हूँ ब्रो, मेरे को दर्द है, तकलीफ है, गम है, सैडनेस है, लेकिन वो सबको ओवर पावर करता है मेरा एनकरेजमेंट, एंथुजियाज्म, जो हर जगह एक बैलेंस होना चाहिए। अभी मुझे बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मजा सही में आ रहा है ब्रो, और पहले जितना मजा आ रहा था उससे ज्यादा मजा आ रहा है। जब डांट पड़ती है, जब पैसे खत्म हो जाते हैं ब्रो, वो एक फन, मतलब दिल पे लगता है बहुत, लेकिन इंजॉयबल है, तुम इसको एंजॉय कर सकते हो अगर तुम ऐसे मतलब दुनिया के ऐसे उसमें हो, क्या बोलते हैं, एक साचा शेप, मतलब ऐसी जगह तुम फॉल करते हो जहां तुम हक रखते हो, उसका मजा लेने का हक रखते हो, मतलब तुम डिजर्व करते हो कि तुम मजा करो उसका। और अगर तुमने उसको सीरियसली ले लिया तो तुम बंद पढ़ सकते हो, तुम खो सकते हो, भटक सकते हो, इसलिए उसका मजा लिया जाता है ब्रो। और मेरे नेक्स्ट ट्रैक में मैं फियरलेस करके गाना बनाया हूँ, उसमें मैं बता रहा हूँ कि मैं डरता नहीं हूँ, ऐसी सिचुएशन मेरे ऊपर आई तो मैं डरता नहीं हूँ, और मैं अपने विजन पे ध्यान देता हूँ। और मजे लेने का मतलब अपने आप को कैसे मैंने पॉजिटिव रखा है, समझ रहे हो? मजे लेने का ये मतलब नहीं कि मैं सिर्फ मजे कर रहा हूँ, लेकिन मैंने अपने आप को कैसे पॉजिटिव रखा है। इन सब हालात आने के बाद, ये सब सिचुएशंस आने के बाद मैं अभी भी पॉजिटिव हूँ, अभी भी मेरे चेहरे पे स्माइल है। कैसे रखते हो जब कोई टफ टाइम आता है तो पॉजिटिव कैसे? ब्रो टफ टाइम लिरिक्स पे कन्वर्ट करता हूँ। टफ टाइम आया, चलो भाई पेन उठा लो, टफ टाइम आया, पेन उठा लो, पेन एंड पैड उठाओ, अपने टफ टाइम के बारे में लिख दो, जो समझ में आ रहा है लिख डालो, उसको स्टोरीज में कन्वर्ट कर दो,
उसको मटेरियल बना दो, आर्टिस्टिक फॉर्म में लेकर आ जाओ, अपने सिस्टम से बाहर निकाल दो। हाँ मतलब थ्रू हो जाओ। हाँ। एक फ्री स्टाइल की बीट लगाया, फ्री स्टाइल किया, थोड़ा रैप किया, थ्रू हो गया। तो मैं अपने फीलिंग से थ्रू होते रहता हूँ, अपने फीलिंग से थ्रू होना जरूरी है, तो थ्रू होते रहो। Now I want to talk to you about the Indian hip hop scene since you have been there from the beginning. आजकल क्या चल रहा है इंडियन हिप हॉप में? आजकल इंडियन हिप हॉप में जो चल रहा है ना ब्रो, वो बहुत सही भी है एक हिसाब से, और नेक्स्ट लेवल शिज चल रही है जो भी भाई। पब्लिक को रैप करना समझ में आ गया है, सब बहुत साल हो गए कि अब सबको पता है कि हिंदी में भी मल्टीपल सिलेबल कर सकते हैं और कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक्स हो सकती है हिंदी उर्दू में, अपनी भाषा में, बम्बैया भाषा में। तो ये सब एमसीज को पता चल गया, एक कॉम्पिटिटिव स्पेस बन गया, सब एक दूसरे से बेटर करना चाह रहे हैं, तो उसके वजह से लेवल बहुत ऊपर हो गया अभी हिप हॉप का। तो उसके लिए मैं खुश हूँ। बाकी कुछ और भी चीज़ें चल रही है जहाँ पर एक्सप्लिसिट चीज़ें लोगों को पसंद आ रही है, ऑडियंस को पसंद आ रही है, तो वो कल्चर में थोड़ा बिगाड़ भी आ रहा है एक तरीके से, समझ रहे हो? वेस्टर्न इन्फ्लुएंस हो गए, ब्लाइंडली फॉलो कर रहे, गाली गलौज कर रहे। तू तूपा के क्या भाई, तू बिगी स्मॉल से तू गाली गलौज कर रहा है, तू इंडिया में है ब्रो। इंडिया में गाली गलौज करना सही नहीं है। माँ बाप को क्या, अपने माँ बहनों के सामने कैसे प्ले करेगा वो गाना, समझ रहे हो? तो मेरे हिसाब से लग रहा है कि इंडियन हिप हॉप एक सही डायरेक्शन में बढ़ रहा है, लेकिन उसको मुझ जैसे आर्टिस्ट की जरूरत है ब्रो। जो रियल आर्टिस्ट है ना, जो अंडरग्राउंड है, अभी ज्यादा फेम वेम में नहीं है, उन लोग को अपने ईपी और अपने एल्बम्स निकालते रहना चाहिए, तो एक सही डायरेक्शन मिलेगा मुझे लगता है। और सही डायरेक्शन मिला तो बहुत कुछ अच्छा हो सकता है इंडियन हिप हॉप के लिए। और मैं प्राउड हूं कि यहाँ तक हम लोग पहुंचे, और सब अपनी अपनी मेहनत से पहुंचे। कोई ऐसा नहीं है कि इसने लाया, उसने लाया हिप हॉप, उसने लाया हिप हॉप, सब अपनी अपनी मेहनत से पहुंचे। थोड़ा सबने अपना सबका इसमें योगदान है। हाँ, exactly. तो मुझे लगता है अभी वक्त ये आ गया है कि हम एक दूसरे को जलन के मारे, ठसन के मारे देखना छोड़ दे, बल्कि एक दूसरे को मोहब्बत से देखे और होता है अभी भी मतलब, और कॉम्पिटिटिव स्किल्स दिखाए और सही डायरेक्शन में आगे बढ़े, एक दूसरे को खींचे नहीं, एक दूसरे की फिल्म ना ले, एक दूसरे के बारे में बुरा ना सोचे, पॉजिटिव सोचे, सब मिलजुल के रहे। ऐसे कम्युनिटी हम सब मिलजुल के रहे और आगे बढ़े, तो वही अच्छा है। मेरे को लगता है ऐसा वही अच्छा है। और ये दिल्ली वर्सेस मुंबई हिप हॉप का क्या सीन है? ऐसा कुछ खास नहीं है ब्रो, क्योंकि मैं ये दिल्ली के रैपर से बात करता हूँ तो भी ये बात निकलती है। यहाँ पे मैंने तो एक रैप किया प्रधान के साथ, प्रधान नॉर्थ इंडिया से, तो भी दिल्ली के सीन में ही समझ जाओ। तो दिल्ली वर्सेस बॉम्बे एक रैप है हम लोग का, जहाँ मैं उससे लड़ता हूँ, मैं उसको बताता हूँ कि तुम लोग ऐसे हो, तुम लोग वैसे हो। असल में वो फन तक ही है, वो सिर्फ फन तक है, ईस्ट कोस्ट वेस्ट कोस्ट वाला शॉट नहीं है ब्रो। अभी दिल्ली के लोग को ना पब्लिक समझती है कि लोग भैया है, बम्बई के लोग अलग सोचते, तो हम लोग ना उसको बहुत स्पोर्टिव वे में लेते हैं ब्रो। मेरे को लगता है कि जिन लोगों से मैं दिल्ली में मिला हूँ ना, जो अभी ऊपर है दिल्ली के सीन में, जो अभी ऊपर है, वो मेरे क्लोज फ्रेंड रह चुके हैं। उन्होंने मुझे सपोर्ट किया था जब मैं आफत लेकर आया था। जो शुरुआती दिन दिल्ली से मुझे बहुत सपोर्ट मिला है ब्रो। मुझे सेज ऑन द बीट दिल्ली से और सारी, हाँ, इन लोग सबके साथ मैं टाइम स्पेंड किया है भाई। प्रदीप मेरा खास दोस्त था एक टाइम पे, तो मुझे दिल्ली से गुड वाइब भी आती है भाई। उन लोग अच्छा कर रहे, मेरे को ऐसा लगता है, मैं उन लोगों को देखता हूँ ना अच्छा कर रहे, तो मेरे को ऐसा लगता है मुंबई वाले लोग भी अच्छा कर सकते हैं, और मुंबई वाले लोग अच्छा कर रहे, लेकिन दोनों का अलग अलग जोन है। मेरे को कभी कभी दिल्ली के सीन पे ऐसा लगता है ना कि मैं एक ऐसा बंदा हूँ ना जो इन लोग को बता सकता हूँ कि मुंबई क्या है, उन लोग के तरीके से। मैं अगर फुल ताकत लगा के दूं ना, तो उन लोगों को समझ में आएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुंबई को हल्के में लिया जा रहा है, लेकिन मुंबई बहुत डेंजरस है भाई। मुंबई भी बहुत डेंजरस है। दोनों अपने अपने जोन में हार्ड है। उन लोग का अलग जोन है, हम लोग का अलग जोन है। उन लोग के स्लैंग्स अलग है, हम लोग के स्लैंग्स अलग है। हम लोग स्लैंग्स तो पैदा करते, हम लोग से पूरे इंडिया में स्लैंग्स जाता है। तो मुंबई का नाम देख के पब्लिक ठसती है। उन लोग खुद कम्पीट नहीं करना चाहते, पहली बात तो ये। लेकिन दिल्ली भी राजधानी है, तो हम लोग भी दिल्ली को हल्के में नहीं लेते। तुम लोग भी जो कर रहे हो वो सही है। तो एक अच्छा स्पेस बना हुआ है, कोई कंपटीशन वैसा नहीं, मार काट वाला नहीं, एक अच्छा कंपटीशन माइक पे जो भी है, माइक पे जो भी साइफर में ब्रो, फ्री स्टाइल में। नाइस नाइस, बीट चेंज। ये बीट चेंज का क्या, आई डोंट नो इफ यू हैव टाइम, बट ये बीट चेंज का कैसा, बहुत जल्द तुमको पता चलेगा। ओहो बीट चेंज। Nice. So that was Nezi the Ba with his new track Malika. थोड़ा कुछ स्पिट करके सुनाओ यार मलिका के, मतलब दिल में नहीं तो फिर तू कहाँ है, मन में नहीं तो फिर तू कहाँ है, चलने लगी इश्क की हवाएं, रब मेरे रब मुझे अब बचाए, धड़कने करे धक 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 धक, फिर तूने दी दस्तक दस्तक, दूरी रहे कब तक, दिल बोले हाँ मस्तक मस्तक, बोले तुझे हाय, धीमे धीमे धीरे ले ले तुझे आए, पड़ा तेरा भाई, पीछे तेरे बुरा मेरा हाल, लगे तू कमाल, लेकिन मैं फिर रुकूंगी तू एक अमानत, नीयत मेरी अच्छी तेरी सीरत मेरी चाहत, हथेली का चला तेरी पतली बनावट, पता मैं निकला तेरे घर पे मैं आएगा, मल्लिक का है सुन। नाइस।
That was Pratik Lidhu. You were listening to The Quint, Nezi Daba. Lazy the bar, boy. We'll see you in the next one. Thank you.